नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी सामान्य विज्ञान की तीसरी क्लास। इसके पहले मैं सामान्य विज्ञान की 2 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की क्लास आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में मैंने वह सभी प्रश्न लिए हैं जो लगातार परीक्षाओं में रिपीट होते आ रहे हैं और जिनकी फिर से आने की पूरी संभावना है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, कोयला किससे बनता है? तो दोस्तों, कोयला संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार से बनता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रोंसियन लवण द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, लाल रंग प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। साथ ही एक प्रश्न आता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा, आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? दोस्तों, यह एक जैविक प्रणाली होती है। अगला प्रश्न है, जैव पदार्थों के सकलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे पकाने का सोडा या खाने के सोडे के नाम से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो दोस्तों, जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में यह गर्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, यह टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर यहां एकत्रित हो जाती है, याद रखिएगा। प्रश्न आता है दोस्तों, विद्युत बल्ब के अंदर का फिलामेंट या तंतु किसका बना होता है? तो याद रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों को अवशोषण किया जाता है? तो दोस्तों, अवरक्त विकिरणों को अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स, गलसुआ और पोलियो में क्या समानता है? तो दोस्तों, यह तीनों विषाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन से एंजाइम प्रोटीन को पेप्टेन में बदलते हैं? तो दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टेन में बदलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में आरक्तता हो सकती है और इसे ही एनीमिया रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों, लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, विटामिन के रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पर क्षरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो दोस्तों, यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, ओजोन परत का क्षरण। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मालूम की जा सकती है? तो दोस्तों, मुख्य रूप से समुद्र की गहराई मापने के लिए तो फेदोमीटर नाम का उपकरण उपयोग में आता है, याद रखिएगा। और सोनार का उपयोग समुद्र के नीचे पहाड़ियां एवं वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसमें ध्वनि तरंगें भेजकर समुद्र की गहराइयों में स्थित वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन में अगर फेदोमीटर नहीं दिया है और सोनार दिया है, तो इसका सही जवाब सोनार भी होता है। बाकी फेदोमीटर आप याद रखिएगा समुद्र की गहराई के लिए। अगला प्रश्न है, फोटोकेमिकल सेल में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, फोटोकेमिकल सेल में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन सा है? तो दोस्तों, लाल, नीला एवं हरा प्राथमिक या प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं, जिन्हें बुनियादी रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1967-68 में भारतीय कृषि में हरित क्रांति आई थी। अगला प्रश्न है, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, प्रोफेसर चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो दोस्तों,
यह कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नमी की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर द्वारा हवा में नमी मापी जाती है। यह प्रश्न आर्द्रता करके भी पूछा जा सकता है कि आर्द्रता किस यंत्र से नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो दोस्तों मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक कहाँ होती है, तो याद रखिएगा लीवर, यकृत की कोशिकाओं में या यकृत में सबसे अधिक पुनर्योजी शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? तो दोस्तों स्तन ग्रंथि के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वृद्धि एवं नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? तो दोस्तों आइसोप्रीन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम या केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन होता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं। अगला प्रश्न है, संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जस्ते का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस गैस को गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो दोस्तों हीलियम गैस को मिलाया जाता है। और यह प्रश्न दोस्तों अलग अलग तरीके से कई बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, वह कौन से, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, वह कौन है जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन्स हैं, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज अगर पूछा जाए तो ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में की थी, 1897। तो दोस्तों यह वर्ष और ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, यह याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी यह प्रश्न आना लगभग बंद हो चुके हैं। अब वर्ष पूछते हैं या कहां से संबंधित था उन वैज्ञानिक का, तो याद रखिएगा ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है? तो दोस्तों हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? तो दोस्तों शरीर का निर्माण प्रोटीन द्वारा किया जाता है या होता है। अगला प्रश्न है, बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो दोस्तों बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न है, फुहारा जिसे इंग्लिश में स्प्रेयर कहा जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं जो फुहारे होते हैं। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? तो दोस्तों गाजर विटामिन ए का एक संपन्न स्रोत है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखिएगा, रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है, सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसे किसमें परीक्षित किया जाता है? तो दोस्तों उसे वसा को पानी में परीक्षित किया जाता है, दुग्ध में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो दोस्तों सेब में लोहा यानी कि आयरन की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, यसद लेपन क्या होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन से कहा जाता है। कई बार एग्जाम में अकेला यसद लेपन लिखा आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहलाता है। जस्ता यानी कि जिंक दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो दोस्तों उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है? तो दोस्तों यह नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है। सौर में मुख्य रूप से ऊर्जा का सृजन
अगला प्रश्न है मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र में कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो दोस्तों जीभ के पिछले भाग में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एमनियोसेंटेसिस किस विधि का नाम है? तो दोस्तों यह विधि है गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है, एमनियोसेंटेसिस। अगला प्रश्न है सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों यह सभी हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं, सभी खनिज तेल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों एक्सरे किरणें उत्पन्न करने के लिए कूलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है निरंतरित विद्युत प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी जिसे एंटीबायोटिक कहा जाता है कौन सा था? तो दोस्तों पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अबटू ग्रंथि जिसे थायराइड कहा जाता है कि कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि अपना कार्य सही से नहीं करती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य रुधिर कोशिका का क्या नाम है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स मुख्य रुधिर कोशिकाएं हैं जो रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य होती हैं। अगला प्रश्न है किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग को मर जाने से है? तो दोस्तों उसके हृदय के कार्य करने को बंद होने से उसकी मृत्यु कहलाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हार्ट पेसमेकर में प्रयुक्त विघट नाभिक क्या होता है? तो दोस्तों प्लूटोनियम होता है, याद रखिएगा प्लूटोनियम मेटल। अगला प्रश्न है कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयुक्त रसायन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रजत आयोडाइड या सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल पिगमेंट का कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला प्रश्न है विटामिन बी1 किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थाइमीन। अगला प्रश्न है रोगजनक विषाणु क्या निस्तारित करते हैं? तो दोस्तों यह प्रतिजन निस्तारित करते हैं। अगला प्रश्न है मुक्त जीवों में नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का क्या नाम है? तो दोस्तों इसे राइजोबियम कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला क्यों हो जाता है? तो दोस्तों क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है और यह पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, जो हवा में आर्द्रता के रूप में नमी होती है उसे एब्जॉर्ब करती हैं और नमक गीला हो जाता है। अगला प्रश्न है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा स्नेहक के रूप में। अगला प्रश्न है गियर, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, व्हील है। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः किस प्लास्टिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पॉलीस्टीरीन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा गियर व्हील बनाने में। अगला प्रश्न है ग्लूकोज को इथेनॉल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो दोस्तों जाइमेज बदलता है ग्लूकोज को एथेनॉल अल्कोहल में। अगला प्रश्न है बंद चूल्हे या ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगे यानी कि दोस्तों माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है ओवन में। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? तो दोस्तों यह सेल्यूलोज होता है, याद रखिएगा रेशम का जो रेशा होता है वह सेल्यूलोज होता है। अगला प्रश्न है हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? दोस्तों रॉबर्ट कोच ने हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? दोस्तों जे रॉबर्ट
ओपनहीमर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो दोस्तों इसमें शून्य यानी कि 0 कैलोरी होती है। जो स्वीटेक्स इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज पेशेंट्स द्वारा, उसमें 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? तो दोस्तों यह जल से आती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक जिसे पेसमेकर कहा जाता है किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह हृदय से संबंधित है। पेसमेकर को दोस्तों आर्टिफिशियली तौर से हृदय की गति या धड़कन मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहां होता है? तो दोस्तों यह इस्पात में होता है। इस्पात दोस्तों स्टील से कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चूहे को मारने के विष का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों जिंक फॉस्फाइड होता है चूहे मारने का विष। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केशिका क्रिया किसका परिणाम है? तो दोस्तों यह सतही तनाव का परिणाम है, यानी कि सरफेस टेंशन का परिणाम होता है केशिका क्रिया। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? तो दोस्तों इनका मतलब है बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसे ब्लड डोनेट कर सकता है? तो याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप बी एवं ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो दोस्तों यह औषधि के क्षेत्र में दिए जाते हैं, याद रखिएगा। भूमंडलीय 500 पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों यूकेलिप्टस सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में अधिक मात्रा में क्या होता है? तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवालों में क्या पाया जाता है? दोस्तों समुद्री शैवालों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुदूर फोटो चित्रण में विकास की कौन सी किरण उपयोग में आती है? तो दोस्तों इंफ्रारेड किरण उपयोग में आती है, याद रखिएगा। और यहां विकास नहीं, प्रकाश है, याद रखिएगा। प्रकाश की कौन सी किरण? इंफ्रारेड। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप जिससे कान में लगा के आपने देखा होगा डॉक्टर हार्ट बीट या धड़कन चेक करते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है किससे प्राप्त होता है? दोस्तों यह फंगस यानी कि कवक से प्राप्त होता है, याद रखिएगा पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, और इस बीमारी को पायरिया कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो दोस्तों उसे केशिका जल कहा जाता है या कैपिलरी वाटर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे उस वनस्पतिक का क्लोन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में ऊर्जा विकिरण का वेग क्या होता है? तो दोस्तों यह प्रकाश के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? तो दोस्तों अनानास यानी कि पाइनएप्पल का विकास पुष्प क्रम में होता है, और यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रश्न को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग ड्रायर में गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? तो दोस्तों इसे अभिकेंद्र बल द्वारा सुखाया जाता है स्प्रिंग ड्रायर में।
अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? तो दोस्तों यह इंसानों के जबड़े में होती है, याद रखिएगा। इंसानों के नहीं, सभी प्राणियों के जबड़े में होती है। अगला प्रश्न है, गेहूं किस प्रकार के जड़ वाला पौधा है? तो दोस्तों यह रेशेदार जड़ वाला पौधा होता है, गेहूं का पौधा। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय तनाव का परिणाम क्या होता है? तो दोस्तों केशिका क्रिया पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है, यानी कि सरफेस टेंशन का परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जा सकती है? दोस्तों यह वाम दलपुंज द्वारा की जाती है पुष्प के। अगला प्रश्न है, पैरासिटामोल मुख्यतः किसके लिए सहायक औषधि है? तो दोस्तों ज्वर नियंत्रण के लिए, यानी कि फीवर नियंत्रण के लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, 100 डिग्री पर पानी की अपेक्षा भाप अधिक गंभीर दाह करती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों वाष्पन में गुप्त ऊष्मा होती है, और यह भी प्रश्न पहले कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमकाता है? दोस्तों वह उस पर रेडियो तरंगे चमकाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? दोस्तों वह फ्रक्टोज होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा विषाणुओं द्वारा फैलने वाला एक रोग होता है। अगला प्रश्न है, दाल किसका उत्तम स्रोत होता है? तो दोस्तों दाल प्रोटीन्स का उत्तम स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होता है? दोस्तों चिकन पॉक्स विषाणुओं से होने वाली एक बीमारी है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे फुफ्फुस सिरा कहा जाता है, और इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों ध्वनि का अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक्स में। अगला प्रश्न है, हीरे की चमक का क्या कारण होता है? तो दोस्तों प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे की चमक का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों यह सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके किया जाता है, याद रखिएगा। ये थी हमारी आज की सामान्य विज्ञान की क्लास। आशा करता हूं यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सजेशन या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।